Hello, my dear students. Welcome all of you. I am Anupam Chauhan. I welcome you all, my loving students. सभी को राधे श्याम राधे राधे. तो dear students, now today we are going to start TCS Adda. Now this is the channel for banking examination where you can prepare for all banking examinations. तो बच्चों सभी रेडी हो जाइए. मैं आज अभी सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन लेके आया हूं. हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लर्क एग्जामिनेशन फॉर बैंकिंग. ओके, सो मैं आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताने वाला हूं. हमारे चैनल का नाम है टीसीएस अड्डा और इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं प्रवेश सर रीजनिंग, जो कि पिछले 10 से 12 साल का अनुभव रखते हैं और बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं जिनकी क्लासेस इंदौर में ऑफलाइन और ऑनलाइन में अभी भी वर्तमान में चल रही हैं. मैं अनुपम पिछले लगभग 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. मैं भोपाल में भी रहा हूं और अभी राइट नाउ आई एम टीचिंग इन इंदौर. और मेरे साथ कपिल सर जो कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाने वाले हैं आपको. तो हमारी जो पहली क्लास रहेगी वो 3 बजे से रहेगी जिसमें हम रीजनिंग पढ़ाएंगे. सेकंड क्लास मेरी है 5 बजे से और रात में 8 बजे से बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास रहेगी कपिल सर की, जो कि आपको बाइलिंगुअली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अगेन स्पीक टू ऑल माय स्टूडेंट्स. आई वुड लाइक टू थैंक all the students who are listening me right now. So please continue with me. Now this is the our application. Its name is Champion Square. You can download our application through this barcode. Okay guys, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पर बैंकिंग के क्लर्क पैटर्न के एग्जाम के लिए. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर सबसे पहले आपको सभी को पता है आईबीपीएस बोर्ड है जो कि आरआरबी और आईबीपीएस के जो नेशनलाइज एग्जाम को कंडक्ट कराता है. तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग और पर्सनल सिलेक्शन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीपीएस. ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन मैं बात कर रहा हूं 2025 के लिए क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए. इसके 2 पार्ट हो जाएंगे. पहला पार्ट है प्रीलिम्स और दूसरा है मेंस. यहां पर मैं बात करूंगा प्रीलिम्स में आपको टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं 100. ठीक है, इसका पैटर्न कैसा है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं. और मेंस के लिए आपको जो क्वेश्चंस हैं वो 120 है. ठीक है, हम बात करते हैं यहां पे मार्क्स को लेके. तो प्री में 100 नंबर के मार्क्स हैं और मेंस में 200 के हैं. ठीक है, यहां पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं, है ना. एक स्टूडेंट को एग्जाम में कितना समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो ये है 1 आवर के लिए. ठीक है, मतलब एन आवर. चलिए फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस में हम बात करते हैं तो 2 आवर 40 मिनट्स का समय मिलता है. बहुत कम समय रहता है क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी भी रहते हैं. इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए बैंकिंग में कोई भी टीचर होगा आपको बोलेगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ये बहुत अच्छा स्लोगन है बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए. बच्चों यहां पर आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा. कई बच्चों को बैंकिंग एग्जाम के बारे में पता होता है, कई लोगों को अपने फैमिली मेंबर से पता चलता है. जैसे मेरे टच में कई लोग हैं, कुछ बच्चे निकल गए हैं तो उनसे दूसरे बच्चे एडवाइस मांगते हैं तो वो उनको बताते हैं. बट क्या होता है, किसी दूसरे ने बैंक के एग्जाम की तैयारी करी है या कोई के एग्जाम की भी तैयारी करी है तो उसका एक अलग माइंड सेट होता है, उसका एक अलग नॉलेज होता है, सबकी अलग अलग कॉन्सेप्शन थ्योरी होती है. तो हम किसी के नॉलेज को लेकर आगे बढ़ जाएं ये बहुत मुश्किल होता है. बट सबसे बेस्ट होता है कि हम डायरेक्ट किसी टीचर से जुड़ें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि टीचर एक आपको ओवरऑल नॉलेज देता है. उसको एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेकर बुक्स के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, क्वेश्चंस के बारे में अच्छा नॉलेज होता है. या फिर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी कैपेबल होते हैं सही तरीके से बताने के लिए जिन्होंने वाकई में एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी की है. क्लियर है. कई बार क्या होता है कि कई बच्चों का इंग्लिश मीडियम होता है, जैसे बैंक में मैं इंग्लिश का टीचर हूं. अब उनकी इंग्लिश शुरू से ही बहुत अच्छी होती है इंग्लिश मीडियम के कारण. अब वो कोई हिंदी मीडियम के बच्चों को यदि समझा दें ऐसा पढ़ लेना ऐसा कर लेना तो हो सकता है उसको दिक्कत आए, वो ना कर पाए. जैसे जिनका मैथमेटिक्स रहा है, जैसे मैं देखता हूं कि बैंकिंग एग्जाम में इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत आने लगे हैं. अब उनका मैथ्स अच्छा है,
तो इंजीनियरिंग करते करते इंग्लिश भी डेवलप कर लेते हैं। अब इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है, उसका बैंक का एग्जाम निकला है, वो कॉमर्स वाले को समझाने बैठ जाए तो कॉमर्स वाला समझेगा अरे हाँ यार भाई, मगर कर नहीं पाएगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं किसी स्टूडेंट्स को डोमिनेट करने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। इट इज नॉट माई टारगेट, बट इफ I am a teacher, then I will explain you in a different manner. Okay? So आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यदि आप किसी से भी एग्जाम को प्रिपेयर करने की सलाह ले रहे हैं तो उस व्यक्ति का पूरा बायोडाटा एजुकेशनल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि भाई साहब कई एग्जामिनेशन निकालने वाले यूपीएससी में मैं देखता हूं आईआईटी होल्डर्स होते हैं, और वो किसी को सजेस्ट कर दे तो भैया आईआईटी क्रैक करने वाले का आईक्यू पहले से ही बहुत तेज होता है, उसने यूपीएससी क्लियर भी कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, कॉमर्स आर्ट्स का बच्चा मेहनत से जब यूपीएससी निकालता है तो उसका आईक्यू एकदम उतना फास्ट नहीं होता जितना आईआईटीएन की डिसीजन पावर होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं बोल रहा था कि एक टीचर का समझाना और एक बच्चे के समझाने में अंतर होता है। तो कम टू द पॉइंट, मार्किंग स्कीम मैं आपको बता रहा हूं, 1 मार्क ईच फॉर एवरी करेक्ट आंसर इन द ऑनलाइन टेस्ट। यू नो वेरी वेल all the banking examinations, okay, give the 1 number for the right answer and as well as they will cut negative marks for 1/4, है ना, only for the wrong questions। suppose आपने यदि 4 क्वेश्चन करें, ठीक है, 4 क्वेश्चन करें और यहां पर वो बात करता है 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू, तो मतलब 0.25 की, है ना, मतलब यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो एक आंसर का सही आपका कट जाएगा। मगर याद रखना, बैंकिंग में सबसे खतरनाक चीज होती है बच्चे उसमें तुक्के मार देते हैं जय माता दी बोल के। यदि आपने मान के चलो बराबर बराबर रेशो कर दिया, 25 सही और 25 गलत, तो ये मत समझना कि आपका 1/4 के हिसाब से कटेगा। तो बैंकिंग प्रोबेबिलिटी पे 0 मार्क्स दे देता है। कभी भी ये मत समझना कि एसएससी एग्जाम्स वगैरह में अलग पैटर्न चलता है। यदि आपने 50 सही और 50 गलत क्वेश्चंस कर दिए हैं तो आपको 0 मिलेगा, उसके हिसाब से मार्किंग नहीं होगी। तो इसके पैटर्न्स बहुत अलग चलते हैं, इसलिए कोशिश ये करिएगा कि कभी भी गलत आंसर नहीं लगाएं। आंसर नहीं आता हो तो इससे अच्छा ना लगाएं, इससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होती है, तुक्के मारने की आदत खत्म होती है। कभी भी आप ऐसी गलती ना करें। चलिए, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, यू नो मच बेटर, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश लैंग्वेजेस पेपर हैज टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। चलिए, ये इसकी वेबसाइट है जिसके बारे में आपको बता दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा प्रीलिम्स की इंग्लिश के लिए बच्चों। यहां पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो मैं केवल अभी आपसे बात करूंगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। मेंस में मैं बात करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, सिलेबस को लेकर मैं आया हूं, तो बाकी सभी चीज के बारे में मैं अभी आपको कुछ भी डिस्कशन नहीं करूंगा। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं 30 नंबर के क्वेश्चंस, जिनका मार्क्स भी है 30 और 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सभी याद रखना कितने मिनट में सॉल्व करना है, 20 मिनट के अंदर। तो 20 मिनट बहुत कम समय होता है, लगता तो बहुत आसान है क्योंकि लैंग्वेज है। तो इसमें सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा कि जब हम बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा मेंस का पैटर्न है। मैं आपको अभी टॉपिक जब समझाऊंगा तो थोड़ी सी चीज और क्लियर करूंगा। ये 2025 के लिए बात कर रहा हूं। यहां पर 40 क्वेश्चंस आना है मेंस में, क्लर्क में, और मार्क्स भी 40 है और आपके पास समय है 35 मिनट्स का, ठीक है, 35 मिनट्स, ठीक है, मेंस में। और क्वेश्चंस कितने हैं, 40, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, ज्यादा ही लगेगा आपको, है ना। तो आपको थोड़ा सा स्पीड का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहां पे 30 क्वेश्चन है 20 मिनट में, और यहां पर 35 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करना है। चलिए, यहां पर रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, ये इंग्लिश के सिलेबस की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात कर रहा हूं तो देखिए, सबसे पहली चीज बैंक का एग्जाम निकालने के लिए, बैंक का एग्जाम उन बच्चों का निकलता है जिनकी सबसे ज्यादा रीडिंग प्रैक्टिस होती है। सबसे पहली बात मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश के सिलेबस की, तो बैंक के एग्जाम में सबसे पहले आपको डेवलप करनी पड़ेगी इंग्लिश प्रैक्टिस। उसके लिए सबसे आसान तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ना। यदि आपको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, नॉवेल्स पढ़िए। स्टोरीज पढ़ना अच्छी लगती है, स्टोरी पढ़िए। यदि आप द हिंदू पेपर, है ना, सबसे बेस्ट द हिंदू पेपर का आप डेली एडिटोरियल
पढ़ सकते हैं 1 घंटा। तो मैं कह रहा हूं आपको किसी भी टीचर को अडॉप्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही में आपको एकदम सही नॉलेज दे रहा हूं। तो बैंकिंग एग्जाम की जो भी इंग्लिश है, चाहे एसबीआई पीओ तक भी क्यों ना हो, चाहे क्लर्क हो, जैसे बच्चे पीओ के एग्जाम्स के लिए द मिरर जो ब्रिटिश पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है, उसकी रीडिंग करते हैं। तो कोशिश ये करना है कि जितने भी एग्जाम है बैंकिंग के जिसमें इंग्लिश है, जैसे आप अकाउंट ऑफिसर के लिए चले जाएं, एलआईसी का डबल एओ का एग्जामिनेशन होता है ना, या कई बार आप देखेंगे आरबीआई के एग्जामिनेशन बीच बीच में आते हैं, एसबीआई क्लर्क पीओ अलग से आता है, आईबीपीएस आरआरबी लेता है। तो जिसमें भी आप इंग्लिश चूज कर रहे हो, जैसे आरआरबी में आपको हिंदी भी ऑप्शंस मिल जाता है हिंदी मीडियम के बच्चों को, मगर बैंकिंग एग्जामिनेशन में यदि आपको इंग्लिश क्रैक करना है, तो प्लीज बिलीव ऑन मी, देयर इज नो एनी नीड टू डू एनीथिंग एल्स। Only one thing that should be done by each and every student, that is reading practice of English। तो यदि आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करी पढ़ने की, तो आप बहुत जल्दी लर्न करेंगे। मैं कह रहा हूं 6 से 7 महीने के अंदर आपका आउटपुट आ जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा मैं चीज बोलूंगा, मैं यदि यहां पर बात करता हूं ग्रामर की, है ना, बहुत सारे टीचर ग्रामर पढ़ाते हैं, कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ाते हैं, कोई सिल्वर्स पढ़ाते हैं, और प्लेटिनम भी होता हो तो मुझे नहीं पता, बट बिलीव करिएगा ग्रामर बैंक में मुझे नहीं लगता काम आती है। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत रेयर है कि उसको बहुत ज्यादा समझना पड़े कि नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। सबसे मेन टॉपिक है सिंथेसिस, मुझे लगता है बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ये बेसिक टॉपिक तो मुझे लगता है थोड़े आप रूल सीखेंगे तो हो जाएगा, जैसे एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है। बट मैं बैंकिंग में ग्रामर को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहूंगा, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। जो ग्रामर का क्वेश्चन होता है वो एसएससी में ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। एसएससी में मैं बोल सकता हूं 30% का रेशो, 30-40 मतलब 70% अपन बोल सकते हैं, या 60% आप बोल सकते हैं जो वॉकेब और पैसेज का सिलेबस होता है, मगर 40% फिर भी ग्रामर होता है। मगर मुझे बैंकिंग एग्जाम में अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो नीड टू लर्न मोर एंड मोर ग्रामर, ओके। बट बिकॉज ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स दोज बिलोंग टू हिंदी मीडियम, तो दे हैव टू लर्न ग्रामर because they are not able to understand the translation of English sentences. So they have to learn English grammar to translate passages, okay, parajumbles and any other things, ठीक है, जो भी है। तो आपको इसीलिए वहां पर थोड़ा सा ग्रामर सीखना पड़ता है, कई बार ये प्रॉब्लम आता है। जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले क्लोज टेस्ट की। अब यदि मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं तो एक चीज देखिए कि क्लोज टेस्ट में क्या होता है भाई, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए गए बीच बीच में भरने के लिए। अब यदि आपकी वॉकेब अच्छी है तो सबसे मेन चीज, कोई भी इंग्लिश का जो टेस्ट होने वाला है, आपको सबसे मेन आपको आपकी क्या तैयारी करनी है, वॉकेब की। ठीक है, तो वॉकेबलरी यदि आपकी अच्छी है, यदि आपके पास वर्ड्स पावर है, ठीक है, तो आप इंग्लिश का एग्जाम बहुत इजी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें क्या करते हैं कि भाई आपने दिन भर में मान के चलिए 25-30 नए शब्दों को पढ़ा, फिर उसको रिवाइज कर लिया, अगले दिन फिर पढ़ा, फिर रिवाइज करते गए। तो ऐसे आपके यदि 2-2.5 हजार नए नए प्रकार के वर्ड्स तैयार हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में समझ लीजिए कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एरर्स आती है, सपोर्टिंग एरर्स में हम बात करेंगे, तो इसमें हमारे ग्रामर का नॉलेज बहुत कम आएगा, इसमें हमारे ग्रामर का नॉलेज काम आता है। ठीक है, मगर मैं जहां तक पेपर का पैटर्न देखता हूं तो एरर्स बहुत कम मिलेंगी आपको, है ना। 4-5 एरर्स आ गई तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एरर्स का पोर्शन बहुत कम है, हमें ज्यादा फोकस करना है किस पे, जिसमें मार्क्स हमें मिलते हैं। तो क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, ये आपकी रीडिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे उतना अच्छा आप एग्जाम के नियरेस्ट पहुंचते चले जाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है भाई, कोई सेंटेंस लिख दिया, उसी सेंटेंस में हम कुछ दूसरा वर्ड्स या सेंटेंस अप्लाई करके इसको इंप्रूव कर सकते हैं। इस टाइप के सेंटेंस आते हैं कि इसी बात को हम अलग तरीके से कह सकते हैं, या हो सकता है इस तरीके से नहीं कह सकते हैं तो गलत आंसर हो जाता है, तो नन ऑफ दिस कर देते हैं। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में
मतलब बिना सेंस को चेंज किए हुए किसी चीज को अप्लाई करना, या हो सकता है ग्रामेटिकली उसको करेक्ट करना, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन भी वही है, सब्जेक्ट वर्ब की एरर से रिलेटेड होता है। मतलब एक प्रकार की ये एरर्स फाइंड आउट तरीका ही रहता है, इसमें सेंटेंस को आपको करेक्शन करना है। ठीक है, तो सेंटेंस में कुछ स्टूपिड टाइप की मिस्टेक्स रहती हैं, वो सब इसमें आपको मिलता है। पैरा जंबल्स की हम बात करते हैं। पैरा जंबल मतलब सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना। ठीक है, पैरा जंबल सभी को पता है भाई, तभी आप कर सकते हैं जब आपको ट्रांसलेशन करना अच्छे से आता है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भाई किसी को कोई समस्या ही नहीं होती है ना, तो वो जल्दी से उसको जमा पाता है। मगर फिर भी कई बार, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे टफ होता है। जैसे उसने पूछा कि भाई सबसे पहले पूछा थर्ड नंबर का कौन सा आएगा, फोर्थ का कौन सा आएगा, फिफ्थ का कौन सा, सेकंड, फर्स्ट, तो पूरी ही पैरा जंबल आपको जमानी पड़ती है। बट पैरा जंबल क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में इकोनॉमिकल आता है, बहुत ही ज्यादा एडिटोरियल पेज से उठाई गई चीजें होती हैं, फाइनेंशियल मैटर पे होती है, इन्वायरमेंटल मैटर पे होती है, तो थोड़ा सा टिपिकल होता है सेंटेंस को जमाना। बट अगेन आई स्पीक द सेम थिंग, इफ यू आर एबल टू ट्रांसलेट the sentences of English into your mother tongue and you are able to understand English, तो डेफिनेटली आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, इसीलिए मैं देखता हूं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बच्चे जल्दी क्वालिफाई कर जाते हैं इंग्लिश को। यदि उनकी मैथ्स अच्छी है तो उनका एग्जाम में निकलने का परसेंटेज बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चा होता है उसको दो चीजें सीखनी पड़ती है, एक तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है ना, और यदि मैथ्स नहीं है तो मैथ्स भी सीखनी पड़ती है। इसलिए जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है तो रीजनिंग तो सीख ही जाता है, फिर इंग्लिश बचती है। तो इंग्लिश एक ऐसा टास्क है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मुश्किल है, मगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आसान है। तो यहां पर हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं खास करके एक एडवाइस देना चाहूंगा कि वो आज से ही यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले रीडिंग की प्रैक्टिस करें। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आपको एग्जाम क्रैक करवाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं कि हो सकता है आपको टीचर की भी जरूरत ना पड़े। यदि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको पेपर पढ़ते ही पढ़ते समझ में आने लगेगा कि ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है या नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं हिंदी का एक सेंटेंस बोलता हूं, अब मैंने हिंदी की ग्रामर तो नहीं सीखी है कि मुझे हिंदी में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हिंदी के आते हो, इंग्लिश में मैं पढ़ा दूंगा, बट मेरे को हिंदी में नहीं आता। अब मैं यदि बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक चीज बोलता हूं आपको कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो अभी ग्रामेटिकली ये सेंटेंस हिंदी में सही लग रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, बट एक मेल फीमेल के साउंड में बोल रहा है, तो यहां पे साउंड एरर हो गई, मतलब जेंडर की प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे बोलना था मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैंने क्या इसके लिए ग्रामर सीखी, मैंने सुन के ही ये सेंटेंस को बता दिया ना सही या गलत है। अब ये सेंटेंस यदि लिखा भी आता है और कोई लड़का बोलता है कि राजीव बोल रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, और एक लड़की का नाम लिख दिया सीमा बोल रही है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो सीमा के लिए रही हूं और लड़के के लिए, तो हम देखिए सुनकर या पढ़कर भी चीजों को समझ पाते हैं बिना ग्रामर सीखे। तो यही चीज आपको एग्जामिनेशन में आगे लेके जाएगी। आपको यही चीज समझना है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की, जितनी आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप आगे जाएंगे। तो देयर इज नीड टू डू मोर एंड मोर रीडिंग प्रैक्टिस। मैं बार बार आज की क्लास का जो टारगेट है मेरा यही समझाना है। एज ए इंग्लिश टीचर आई वांट टू एडवाइज यू, यू हैव टू स्टार्ट रीड एटलीस्ट 30 मिनट्स English newspaper, story books, novels, and whatever. And if you are interested in watching cartoon movies or any English movie, it will be also better for you all students. So please, please, please आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और सभी लोग कोशिश करिएगा कि ये सब चीजें आप कर पाए। चलिए, तो जो भी इस लेक्चर्स को देख रहा है वो ध्यान में रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं भाई, आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसमें बीच में पोर्शन है, 1 से 2, 3 एरर्स भी रहती हैं कि इसको फिलअप करना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए हों और बोला एक में, तीनों में आएगा, एक में आएगा कि 2 में आएगा, हो सकता है कभी नहीं भी आए। तो ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, यदि कोई वर्ड है, जैसे मेरे को वर्ड पता है मॉब लिंचिंग, अब मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा इतना मारना कि आदमी मर जाए। अब मुझे यदि मॉब लिंचिंग का अर्थ पता है इंग्लिश टू हिंदी में,
है ना, या मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करूं तो मॉब लिंचिंग, इट इज इलीगल किलिंग। ओके, किसी व्यक्ति को मतलब गलत तरीके से मार देना, है ना। तो यहां पर जब ये चीजों का अर्थ आपको पता होता है तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, पैरा सेंटेंस एंड कंप्लीशंस। नाउ आपको पता है कंप्लीशंस मतलब कंप्लीट एक वर्ड होता है, कंप्लीटेड। जैसे मैं बोलूंगा नाउ माय लेक्चर इज गोइंग टू कंप्लीट, तो कंप्लीट से वर्ड बना है, इसकी नाउन हो गई कंप्लीशंस, मतलब किसी चीज को पूर्ण करना, कंप्लीट करना, फिनिश करना, खत्म करना, समाप्त करना। तो सेंटेंस कंप्लीशन और पैरा कंप्लीशंस मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सेंटेंस आ रहा है उसको आपको कंप्लीट करना है, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, सब्जेक्ट मिसिंग होता है, ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, वर्ब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो दिस वर्ड कम्स फ्रॉम कंप्लीशन, वर्ड्स कम्स फ्रॉम कंप्लीट। तो कंप्लीट से याद रख लेना, जरूरी नहीं है कि इस वर्ड को याद रखें। तो किसी भी सेंटेंस को या पैरा को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर हो रहा है, यस और नो? मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, ये प्री का हमारा पैटर्न हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। चलिए, और इसी तरीके से आपको मेंस में भी तैयारी करनी है, क्वेश्चंस के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। आज की जो क्लास का मेरा टारगेट है, सबसे मेन चीज है, आपको यदि बैंक का एग्जाम निकालना है तो बच्चों आज एक चीज याद रखिएगा, सबसे मेन आपको मैंने बता दिया है कि फोकस करना है वोकैब पे। ठीक है, सभी को वोकैब, वर्ड पावर बढ़ानी है, अपने नेचर में लेके आना पड़ेगा। मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको, डेली कुछ भी करके कुछ न्यू वर्ड्स को निकालना पड़ेगा। और ये वर्ड्स कहां से लेके आना है, तो आप ऐसे कहीं से भी इकट्ठा नहीं करें। सबसे मेन जो रिसोर्स है इसका, आपको सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है, आपको सिलेक्ट क्या करना है वर्ड पावर के लिए, तो न्यूज़पेपर्स पे जाएंगे आप, और न्यूज़पेपर में सबसे बेस्ट है द हिंदू। ठीक है, द हिंदू पेपर का आप सिलेक्शन करें, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसमें एडिटोरियल जो पेज आता है उसकी आपको रीडिंग करनी है, डेली नए वर्ड्स लगाना है, इधर उधर से फालतू चीजें नहीं पढ़ना है। हाँ, रीडिंग प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आप स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास इतना टाइम है, नहीं तो एक पेपर ही सफिशिएंट है। द हिंदू पेपर पूरी तरीके से सफिशिएंट है, मैं आपको बता रहा हूं बैंकिंग की तैयारी करने के लिए, खास करके क्लर्क के लिए। ठीक है, पीओ में थोड़ा सा अपने को सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, वो मैं पीओ की क्लास जब लूंगा तब मैं आपको ब्रीफ करूंगा। बट राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लर्क एग्जामिनेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फोकस ऑन मोर एंड मोर, ठीक है, ऑन द रीडिंग। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदू को पढ़ेंगे बहुत अच्छा रहेगा। डेली के ट्राई करिए, कम से कम 20 से 30 वर्ड्स आप डेली निकालिए और याद करिए। ठीक है, वर्ड्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी पैसेज एडिटोरियल पढ़ेंगे पेपर में तो निकलेगा ही। आप बढ़िया नोट्स बनाइए, उसके नोट्स बना लीजिए, और क्या करेंगे, धीरे धीरे जब ये वर्ड्स पावर इकट्ठी होने लगेगी तो कहीं ना कहीं याद रखना, इसी वर्ड से आपके एंटोनिम और सिनोनिम्स भी बनने लगेंगे। क्या होता है कि जैसे आज आपने कोई वर्ड पढ़ा, है ना, जैसे एक सिंपल सा वर्ड बता रहा हूं, आज अभी युद्ध चालू हुआ तो एक वर्ड होता है डूम। तो डूम मतलब होता है विनाश, और बून मतलब होता है वरदान। अब हम बात कर रहे हैं डूम की, तो डूम मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय से बात चल रही है, डिस्ट्रॉय से, डैमेज से, है ना। तो यहां पर अपन एक सिंपल सा बात बोल सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट की बात हो रही है तो डेवलपमेंट एक पर्यायवाची हो गया, मतलब उसका एक एंटोनिम वर्ड मिल गया। जैसे कहीं पर कोई चीज का विनाश हो रहा है, कोई चीज कोलैप्स हो रही है ना, कोई चीज डिमोलिश हो रही है, तो डेवलपमेंट एक सिंपल सा वर्ड बता रहा हूं, तो आपको धीरे धीरे माइंड में एंटोनिम सिनोनिम्स भी जनरेट होने लगेंगे। आ रहा है समझ में, यस और नो? जैसे अभी बात करेंगे कि अपन बोलते हैं, अभी जैसे कुछ लोग जिद पे अड़ जाते हैं, है ना, अब कुछ लोग जिद्दी हो जाते हैं, जैसे स्टबर्न बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं ऐसे लोगों को। आ रहा है समझ में? बहुत ही ज्यादा अपनी बात पर लेके जो लोग ऐसे खड़े रहते हैं, जैसे स्टीफ एक वर्ड होता है, तो ये सब रिजिड जिद्दी लोगों के लिए बनता है, स्टीफ वर्ड से हो गया। अब कोई व्यक्ति इसके अपोजिट में जाए तो हो सकता है आज नहीं तो कल आपको न्यूज़पेपर में जेनरस वर्ड मिलता है, काइंड वर्ड मिलता है ना। एक आदमी
बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मर्सीफुल होता है, तो एक अपोजिट में मर्सीलेस। तो क्या होता है, वर्ड पावर पढ़ते पढ़ते एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी तैयार होने लगते हैं जो एग्जाम में काम आते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों तीनों तरह की चीजें आपकी डेवलप होती हैं। तो आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, सबसे मेन चीज एग्जाम में जो आपको डेवलप करनी है, आज से ही आदत डालना है, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, दैट इज रीडिंग प्रैक्टिस। और बच्चों सबसे मेन चीज, जैसे मैंने इंग्लिश को जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे शाहरुख खान जी बहुत पसंद थे। हमारी एज में शाहरुख खान की जो कि लव रोमांस की मूवीज बहुत आती थी, कॉलेज टाइम था, और काफी सारे उनको फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आती थी, जैसे दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है, ऐसी पिक्चरें आपने सुनी होगी, बहुत सारी उनकी मूवीज, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो मेरे को शाहरुख खान से रिलेटेड चीजें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे टीचर ने एडवाइस किया कि भाई उनसे रिलेटेड जो भी मैगजीन्स आती हैं उनके बारे में इंग्लिश में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो। तो मैं उसके लिए बहुत कुछ कलेक्ट किया, क्योंकि उनकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा था। उनके इंटरव्यूज देखना आप, शाहरुख खान मास कम्युनिकेशन में उन्होंने कोर्स कर रखा है ना, जो पत्रकारिता में काम आता है। तो दो मुझे ऐसे एक्टर्स लगते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, एक अमिताभ बच्चन सर और एक शाहरुख खान सर, जिनका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन, वर्ड पावर वगैरह बहुत अच्छा तरीका है बोलने का। बाकी और भी लोग होंगे, मगर मैं दो लोगों का खास करके बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं और भी लोगों को शायद अच्छा होगा, बट मैंने ये देखा। तो यदि आपका किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आप उसकी तरफ देख के भी सीख सकते हैं। जैसे अपन बोलेंगे ना, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, तो आप भारत में कम से कम दो तो प्लेयर ऐसे हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, और भी ये पुराने, तो उनकी बैटिंग देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट योर इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना है, चाहे कुछ भी पढ़ो आप, चाहे स्टोरीज पढ़ो, चाहे वॉकेब पढ़ो, कैसे भी पढ़ के पहले इंटरेस्ट क्रिएट करो, तो फिर इससे धीरे धीरे आपका होगा। तो बाकी क्या होता है, जैसे आपकी मदर टंग, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों को बोल रहा हूं, आपकी मदर टंग हिंदी है, तो कई बच्चे यूपीएससी पीएससी में पेपर देते हैं तो ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, ऐसे हाथ रख के जल्दी 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 तो आंसर्स निकाल लेते हैं। सेम प्रैक्टिस मैंने देखा मेरी फैमिली में, कई इंग्लिश टोटली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के बच्चे जो होते हैं, तो वो लोग बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पावर है, रीडिंग की प्रैक्टिस है। तो यहां पर हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो इंग्लिश नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले, भले चाहे आपको वॉकेब भी नहीं आ रही हो, तो आप प्रैक्टिस करने की आदत डालो डेली। पहले प्रैक्टिस करो, एक बार कम से कम एक पैरा रीड करो, और जो वर्ड नहीं मिलते उसको अंडरलाइन कर दो, फिर बाद में उसके आप मीनिंग्स देखना। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले पढ़ते नहीं है, बीच में वॉकेब आ गई, फिर अटक गए। ये गंदी आदत है। पहले एक बार पूरा पैरा रीड करो तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। पूरा एक बार, जैसे 10 लाइनें हैं, पहले पूरी रीड कर लो, फिर उसके बाद क्या करो कि भाई उसमें जो जो नई नई वॉकेब है उसको लेके लिख लो, फिर उसको आगे फोकस कर लो। तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही काफी है, टाइमिंग हो रहा है थोड़ा सा अपना ज्यादा। तो मैं ये बोल रहा हूं, आप लोग, हमारा जो नया ये जो चैनल है हमने जो स्टार्ट किया है बैंकिंग के लिए, तो इसका नाम आपको सभी को पता चल गया है। इसका नाम है हमारा टीसीएस अड्डा, ठीक है। द चैंपियन स्क्वायर, द फुल फॉर्म ऑफ टीसीएस इज चैंपियन स्क्वायर। इट इज अ नोन चैनल टू ऑल ऑफ यू। चैंपियन स्क्वायर हमारा एक ऐसा चैनल है जिसमें हम सारे एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, और इसी चैनल के माध्यम से हमने एक अलग बैंकिंग का चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपको आज बताया कि हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं प्रवेश सर और कपिल सर, जो कि आपको डेली क्लासेस लेने वाले हैं और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों यही बोलना चाहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए, फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले जितने भी बैंकिंग एग्जाम है उसकी टेंशन आप बिल्कुल नहीं लीजिए। मैं आपको बहुत ही जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी वॉकेब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, चाहे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मैंने बताया सिंथेसिस है ना, नरेशन हो गया, चाहे वॉइस हो गया, ये सारे टॉपिक में पूरे ऑर्डर्स में क्लियर करूंगा। आपको एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में, बट इट विल टेक सम टाइम। सो आपको मुझे समय देना है और मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों को बोलूंगा, आप भी बैंकिंग का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर 2 से 3 महीने में क्रिएट कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है।
अब मैं नेक्स्ट कल आने वाली क्लास में कुछ आपके लिए चीजें लेके आऊंगा। कल से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।